नमस्कार दोस्तों। हमारा करप्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको मैं थीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलता हूं, वो भाग गया है। आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के आसपास है। पहले तो ये चला गया छुट्टियों में, छुट्टियां मनाने के बाद जब कोर्ट खोलनी थी ये चला गया चाइना में। हमारे इंडियन मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। चाइना में जैसे मुझे पता लगा कि यार यहाँ पर ये पैसे लेने आया है, और क्योंकि इसके पास दो केसेस हैं जिसके ऊपर जजमेंट देनी थी। एक था वक्फ बोर्ड के ऊपर, जो हमारा बिल पास हुआ है उसके ऊपर इसने स्टे ऑर्डर दे दिया था, उसके ऊपर बात करनी थी। ये इसने जजमेंट देनी थी रिटायरमेंट से पहले। और दूसरा था जो वो वर्मा जी, नॉन जस्टिस वर्मा, जो कैश के ढेरों के बीच में छुपे हुए पाए गए थे, वहां पर उसके ऊपर भी देना था कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये चीफ जस्टिस के पास दो केसेस थे। ये केसेस में जजमेंट देने की बजाय ये भाई साहब क्या हुआ, चाइना में आ गए हैं। और वक्त कौन सा है? जब देश के अंदर इमरजेंसी है, सारे मंत्रियों की, सारी कैबिनेट की, सारी गवर्नमेंट की जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स थी वो कैंसिल हैं। सभी देश के अंदर बैठकर पॉलिसी बना रहे हैं कि आगे जाकर हमें पाकिस्तान का निपटारा कैसे करना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहां बैठे थे? चाइना में। यहां पर नोट गिन रहे थे कि यार जजमेंट देने के मुझे कितने पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि अब कांग्रेस से तो पैसे आ नहीं रहे। अब आज बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाग कैसे गया। अभी न्यूज क्या आई है कि चीफ जस्टिस ने अपने आप को केस से बाहर निकाल लिया है, ये वक्फ वाला जो केस है। और इसने बोल दिया कि जो अगला जो ठग आएगा 15 मई को, चीफ जस्टिस BR गवई वो इसका फैसला लेंगे। अब ये बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों। यानी कि या तो डील हो गई है या ये डील कर नहीं पाया, जिसके कारण ये जो जो होगा केस इसने अगले जज के ऊपर डाल दिया। अब मंजरी जी से बात करेंगे कि इनके जो एसी हैं मोदी जी, वो इस चीज को कैसे देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आ गया हम फुल फ्लेज्ड वॉर करने वाले हैं इस केस को लेकर। हम इसमें कोई भी अब अमेंडमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश करी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या ये जुडिशरी और गवर्नमेंट की लड़ाई है, वो भी कब? जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम है, या इसे ठंडे बस्ते में डालने की बात बोली जा रही है, क्योंकि मोदी जी की इस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राहुल गांधी के साथ तीनों की इकट्ठी मीटिंग हुई है कल। क्या उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डालने की बात करिए? तो सारी चीजों के ऊपर अब डिटेल में बात करेंगे। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, क्या मोदी जी खेल करके या चीफ जस्टिस इंडिया पकड़ा गया पैसे लेते हुए चाइना में? खेल कर देखो। अगर अभी आप वक्त के ऊपर कोई भी वो देंगे, आप एक कॉन्फ्रंटेशन पे बैठे हैं पाकिस्तान के साथ, उसका जो ईस्ट विंग है बांग्लादेश, वो ऑलरेडी रेडी है। जो हमास पाकिस्तान में गई थी वो बांग्लादेश में भी गई है। आप समझिए दो फ्रंट खुले हुए हैं। चाइना, आप कभी भी ये मत कहिए कि साइलेंट विटनेस है। वो हथियार, इक्विपमेंट ये सब देता रहेगा, अपॉर्चुनिटी। तो आप इस मुहाने पे बैठे हैं और घर के अंदर आप आग और लगा दें वक्फ के नाम पे। आपने देखा प्रदर्शन शुरू हो गए, मुर्शिदाबाद भड़क चुका, आपके सामने है। अब जब आप अगर पाकिस्तान को रिटेलिएट करने जाएंगे, जो पहलगांव का अटैक हुआ है, तो फिर आप घर के अंदर वक्फ के ऊपर जो है ये नहीं चाहेंगे कि नेशन वाइड कुछ हो। इसलिए फर्स्ट डिप्लोमेसी क्या कहती है? डील विद पाकिस्तान फर्स्ट, वक्फ लेटर ऑन। वक्फ अमेंडमेंट बिल आ चुका है, एक्ट बन चुका है, लागू हो रहा है, काम चल रहा है। कोर्ट अगर फैसला दे तो भी काम चलता रहेगा, नहीं दे तो भी काम चलता रहेगा। कोर्ट फैसला देगा, वक्फ को नई लाइफ मिलेगी, नए सिरे से बवाल होगा। अभी पुलवामा के नाम पे ये लोग दबे हुए हैं, पहलगांव के नाम पे, ठीक है। आपने वक्फ का फैसला दिया, आग दोबारा लग गई, तो क्यों लगाना? अभी डिटेल करो, जो चीज दबी हुई है उसको दबा रहने दो, अगला चीफ जस्टिस आके दे देगा, नहीं तो उसका अगला दे देगा। बट पहला निशाना आपका क्या होना चाहिए? आपको क्या करना है? आपको पाकिस्तान निपटाना है। तो आप पाकिस्तान निपटाइए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मोदी ने यही खेल किया है जी। मंजरी जी, जब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जब इसके साथ मीटिंग करी मोदी जी ने, साथ में राहुल गंदगी को भी बुलाया। ये मुझे समझ नहीं आया कि आपको राहुल की उस मीटिंग में जरूरत क्या थी। क्या ये मैसेज था
मुसलमानों को कि भैया तुम, या इसको कि तुमने जो कैरोसिन बिछाया हुआ है पूरे देश में उसमें आग लगाने की जरूरत नहीं है? क्या ये मैसेज था उसको, या चीफ जस्टिस के सामने बोला है कि तेरी फाइल खुली हुई है, चुप करके बैठा रहा है, नहीं तो नेशनल हेराल्ड में तुझे भी अंदर भेजा जाएगा? व्हाट इज द केस? बहुत बहुत चुप भी रहो, बोलोगे। देखो, एक केस नहीं है राहुल के खिलाफ, आपके बहुत सारे हैं। उसकी नेशनैलिटी भी तो अभी खतरे में है, ठीक है? या तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, नेशन वांट्स टू नो कौन से पन्ने पे किस चीज पे साइन करके आए हो चाइना में। तुम्हारी माता पीछे सही खड़ी बात थी, है। ठीक है? मैंने तो भी आप मैंने बड़ी कोशिश करी उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की, यहाँ पर ये साइन क्या करके गया है, लेकिन इतना मुझे क्लियर है, इतना क्लियर है कि यहाँ पर ये देश का सौदा करके गया था भारत का, ताकि भारत की इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो हिंदू चलाते हैं, वो सारी बैठ वो जाए। खत्म हो जाए। मुसलमानों की जो इंडस्ट्री है वो नहीं बंद करी थी, इसने हिंदुओं को खत्म करना था। वो एग्रीमेंट ये साइन करके आया था चाइना में, इतना मुझे क्लियर है। तो आप समझिए जो सिस्टम काम करता है उसमें काफी हद तक अभी आपने, अब टॉपिक से थोड़ा भटक रही हूँ लेकिन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। सरकार मोदी की है, करप्शन आज भी कांग्रेस का है। 15,000 करोड़ का जो है वो दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना में घोटाला कांग्रेस के एमएलए ने किया है, जिसको ईडी ने एक होटल के पास सामने जो है दौड़ा के पकड़ा है। बड़ा फिल्मी सीन था। तो सरकार मोदी की है, करप्शन कांग्रेस का है, नेटवर्क कांग्रेस का है, केरोसिन कांग्रेस का है, युवराज भी कांग्रेस का है। इसलिए उसको बैठाल करके ठंडे बस्ते में डाला गया है कि बेटा बर्फ के साथ पड़े रहो, तुमने कुछ किया तो तुमको भी उखाड़ेंगे, तुम्हारे नेटवर्क को भी उखाड़ेंगे। तो समझाना पड़ता है ना कि उधर से जब हम पाकिस्तान को निपट रहे हो तो हमको घर में तुम्हारा किया करा निपटना ना पड़े। इसलिए तुम बैठोगे और चुप बैठोगे, सलीके से बैठोगे जब तक खड़े होने के लिए ना कहा जाए। अच्छा मंजरी जी, इसके ऊपर दोबारा से आएंगे कि ये क्या चक्कर है कि जितने भी ये मुसलमानों की फेवर के ये जजमेंट देते हैं करप्ट जजेस हमारे, लेकिन उसके बाद पहले एक खबर और है कि जितने भी लॉयर्स हैं, ये भी पूरा का पूरा सिस्टम अब ये जजेस के खिलाफ खड़ा हो गया कि भाई आप दल्ले हैं, दल्ले वो हो, मुझे आपने पहले बोला था दल्ले नहीं बोलना, ये छक्के हैं। ये जो है पैसे देकर जहाँ पे पैसे दिखते हैं वहीं पर ये नाचने लग जाते हैं। तो ये जो जजेस हैं, ऐसा क्या चक्कर है कि ये 3-4 जो 5 स्टार लॉयर्स हैं देश में, जो एमपी भी हैं, ये उन्हीं की भाषा सुनते हैं और किसी को ये इंपॉर्टेंस नहीं देते। वहाँ से डील होती है, क्या होती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ है। आप एमपी की जो है पोजीशन में भी बैठे हैं और वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ आप केसेस लड़ भी रहे हैं। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि ऑलरेडी रूल है गवर्नमेंट का या पार्लियामेंट में पास है कि आप ये काम नहीं कर सकते, उसके बाद भी बेधड़ल्ले से ये काम करते हैं। अब तो पूरा सिस्टम इनके खिलाफ हो गया है। क्या इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए? लगी तो है, अब कौन पूछता है। कांग्रेस इनको राज्यसभा में भेज नहीं पाती, तो कभी सपा से कभी टीएमसी से ऐसे करके जाना पड़ता है इनको। तो ठीक है, चीजें हैं, कांग्रेस के ही जमाने की है। आप, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर पी चिदम्बरम fought against India in international court and he was the वो जो है लॉयर थे एनरॉन के, ठीक है? इंटरनेशनल चीफ ऑफ जस्टिस के यहाँ कोई केस चल रहा है, भारत वर्सेस एमरॉन। और एमरॉन के वकील थे पी चिदम्बरम। भारत का वकील पहले जब तक हरीश साल्वे थे, केस अच्छा चला, फिर हरीश साल्वे को उठा के पाकिस्तानी हावर कुरैशी को लगाया और भारत वो केस हारा और पेनल्टी दी। ये एग्जाम्पल है कांग्रेस की न्याय प्रियता का। तो अगर एक दो अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह ऐसे लोग हैं जो जजेस अपॉइंट करते हैं, ये तो ओपन केस है। डार्लिंग जज कब बनाओगे? हाँ ठीक है? यस। आप समझिए। फिर आप एक दो को क्या कह रहे हैं? तो कैबिनेट मिनिस्टर का मैं एग्जांपल बता रही। और वो भी जो एक फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ देश का, और 35,000 या 25,000 करोड़ का जो पेनल्टी लगी थी, और मोदी गवर्नमेंट ने वो पेनल्टी भरी भी है पूरी की पूरी, क्योंकि ये केस जानबूझकर हारा गया था एनरॉन से और उसके मोटी फीस ली है। सुना कोई 700-800 करोड़ रुपए की तो फीस चिदम्बरम ले गए केस हारने के लिए। ये हालत है हमारे जजेस की और हमारे वकीलों की। बट मंजरी जी, अगर ये सिस्टम ऐसा है, व्हाई इज इट
कि जो जजेस हैं हमेशा देश के खिलाफ जो होता है जजमेंट्स देते हैं, पहली बात। दूसरा, जब भी कोई मुसलमान सामने आता है तो वहां पर ये पुलिस को भी गालियां निकालते हैं जजेस, और सिस्टम को भी गालियां निकालते हैं। जैसे यूपी को योगी जी को बोल दिया कि आप तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं भाई, गरीब मुसलमानों के जो घर उन्होंने हिंदुओं से छीने हुए हैं, आप उसके ऊपर बुलडोजर कैसे चला सकते हैं? 76 साल का बुढ़ा 12 साल की लड़की का रेप करता है, पुलिस को बोला माफी मांगो इससे। रेप जिसने किया है उसको सजा नहीं दी, पुलिस को बोल दिया कि तुमने इसको पकड़ा क्यों? भाई ऐसा होता क्यों है? तो आपसे शुरू करती हूँ। पहली बात, प्रीवी काउंसिल आपकी जुडिशरी को इंस्ट्रक्ट कर सकती है पर्टिकुलर फैसले लेने के लिए। प्रीवी काउंसिल इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट, ठीक, एक इस कारण होता है। दूसरा, टारगेटेड अटैक। अगर आप एक जान लीजिए अगर कोई मुस्लिम गुंडा है, उसके ऊपर आपने फैसला दिया तो आप टारगेट हो सकते हैं। जनरली जजेस इससे बचते हैं। तीसरा, पॉलिटिकल प्रेशर। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है तो भी आप ढीली डाली करते हैं, हल्के पनिशमेंट देते हैं, नहीं देते हैं, केस से खुद को अलग कर लेते हैं। हमने ये चीज़ लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में देखी है, जब इस तरह के जजमेंट्स आए। चौथा, अगर आप भारत के खिलाफ जजमेंट देते हैं तो आप जो मांगे, पैसा मांगे, उसको मांगे, पोजीशन मांगे, प्रमोशन मांगे, सब आपको मिलता है, इंटरनेशनल अक्लेम मिलता है, आप ऑनर होते हैं, तो आप यू नेम अ प्राइज वो आपको मिलता है। तो भारत के साथ जाने के दुष्परिणाम है। आपको कोई नहीं पूछेगा। हो सकता है जो एक जज थे जिन्होंने प्रो इंडिया बात की थी तो उनको लगभग पागल घोषित कर दिया था। तो और आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, प्रमोशन नहीं मिलता, सारे जजेस आपसे कन्नी काटने लगते, इस तरह की चीजें होती हैं। और अगर आप एंटी इंडिया बात करते हैं, प्रमोशन होता है, सब कुछ होता है, कौन प्रो इंडिया बात करेगा? अल्टीमेटली आदर्शवाद एक लिमिट तक अच्छा होता है। तो जजेस क्या करते हैं बीच में, इस ठीक है हम प्रो इंडिया जजमेंट देंगे, कुछ दो, हमारा बेनिफिट होना चाहिए। इफ आई हैव टू बी आइसोलेटेड, लेट मी बी बेनिफिटेड बाय इट। अच्छा, आप ये देखिए, मुसलमान खाना खरीदते हैं, सबको मालूम है, कलेक्टिवली जो है इनकी ज़कात वकात से आया हुआ पैसा भी काफी पहुंचाता है, जो सिस्टम को मेंटेन करता है। हिंदू क्या करता है? अठन्नी की रिश्वत देने में और देखिए संस्थागत रूप से कभी नहीं देता। अगर किसी को देनी पड़ती है तो पर्सनल देता है। तो 1 पर्सन वर्सेस 1 इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जीत जाता है, भले ही वो माइनॉरिटी का हो। तो आपको जो है ये, एक साहब मुझे कंप्लेन कर रहे थे कि मुसलमान जो है खाना खरीद लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब आपको किसी ने रोका है? आप भी बुलाइए थानेदार की पत्नी को, सम्मानित कीजिए, उसकी लेडी को इंस्पायर कीजिए कि वो अपने पति को कहे आपके फेवर में जाए। आप भी उनके यहाँ वो दो वो चीजें गिफ्ट रख के आइए। अगर सिस्टम रिश्वत से चल रहा है तो बहुत आसानी बात है, रिश्वत दो और काम करो। आपको फिर ऐसी जगह पर पैसे भी नहीं खर्च करने, आदर्शवाद भी चाहिए, घर से भी नहीं निकलना, तो ये सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, मोदी सरकार में आकर के चीजें साफ हो रही हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए, सफाई होने में समय लगेगा। और उसमें बीच में इस तरह के, जैसे अभी ये पहलगांव अटैक हो गया, तो इस तरह की हर्डल्स भी डालेंगे डीप स्टेट वाले, ताकि आपकी जो गति है वो धीमी हो जाए और जनता में फ्रस्ट्रेशन बढ़े। हो सकता पगला करके वो कांग्रेस को वापस चुन लें और फिर सब कुछ सर्वनाश हो जाए। तो इनके पीछे ताकतें बहुत हैं। फिर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, एंड दे हैंग्ड याकूब, जुडिशियल किलिंग ऑफ याकूब मेनन, ऐसे टाइटल्स देख करके आपको गुस्सा आएगा। तो आपके खिलाफ पूरा सिस्टम हो जाता है। जजेस भी इंसान है, दे बक अंडर प्रेशर, दे आर नॉट ऑलवेज रॉन्ग। नहीं मंजरी जी, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने जज बने हैं, आपको पता था ये कोई पुलिस वाला है, कोई आर्मी में है, उनको मालूम है कि आपने कफन डालकर ये सीट को पकड़ा है, आपने पैसे कमाने के लिए इस सीट के ऊपर आप नहीं आए हैं। पहली बात तो ये है। अब ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आपकी जान खतरे में है तो आपने जजमेंट्स देश के खिलाफ दे दिए। ये कोई जजमेंट, ये कोई वो नहीं है। सेकेंडली, मैं हमेशा बोलता हूँ एक चीज़ को, दोबारा बोलता हूँ,
देशभक्ति के लिए पैसे नहीं दिए जाते, इज्जत नहीं दी जाती। आप देख लीजिए, जो एंटी नेशनल्स होते हैं उनको फादर ऑफ द नेशन का खिताब मिलता है, या चाचू चाचा बोला जाता है उनको कंट्री का, क्योंकि देशद्रोह के लिए इनाम भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है, पैसा और नाम भी हिस्ट्री में डाला जाता है। देशभक्ति के लिए उसे दिल से आती है। या आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको मालूम है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, अभी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। जो एंटी नेशनल्स हैं, जो देश के खिलाफ बोलते हैं, उनको यूट्यूब भी सम्मानित करता है, उनको बड़े बड़े अवार्ड दिए जाते हैं अमेरिका में जाकर रबिश फैलाने के लिए, और उनके वीडियोस 1 घंटे में 1-1 मिलियन जाते हैं। और जो राष्ट्रवादी हैं उनके वीडियो चलने भी देते नहीं हैं, रोका जाता है, और स्प्रेड भी होने नहीं देते। नोटिफिकेशन तो बड़ी दूर की बात है। मुझे कई लोगों ने बोला कि सर हम आपके अकाउंट को येलो डॉलर कर देते हैं, और दूसरा कई लोगों ने बोला कि सर हम सब्सक्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी हो नहीं रहा, और उधर 1 महीने में 7 मिलियन फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड कि देशभक्ति के लिए ना पैसे मिलते हैं ना सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो जजेस हैं, जब ये जज बने थे, या पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, इनको पहले से पता था कि हमने ये कफन डाला है देश के लिए, कि वी विल स्टैंड विद ट्रुथ। देन व्हाई इज इट कि सबने अपनी आत्मा बेच दी? मैं सब बोल रहा हूं। कर्नल पुरोहित का अंजाम देखा था, आत्मा बिकती है। आपने देखा कि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, जब उन्होंने कहा कि मैं कुछ बताने वाला हूँ, अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। ऐसे एक्सीडेंट्स भारत में बहुत होते हैं। दीनदयाल उपाध्याय एक्सीडेंट हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बीमार पड़ के चले, बहुत होते हैं। कुछ लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन अगर सब अच्छे लोग कुर्बानी दे दें तो इस सिस्टम का और बुरा हाल है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा बुराई का साथ देके कुछ अच्छे काम कर जाते हैं, ठीक है। तो दाल के साथ नमक खाना पड़ता है, खाली आदर्शवादी होकर के लाइफ नहीं चलती। इट इज अ शेड ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट सेपरेट नहीं होता आजकल लोग। तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ फैसले ऐसे देते हैं। एंड लास्टली, आप कितना भी कुछ कर लें, अगर कागज पे सबूत नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत का केस हमको सबको मालूम, लेकिन सबूत मिटा दिए, घर पूरा रीपेंट वगैरह सब कुछ कर दिया, कुछ पूरा इंटीरियर उसका बदल दिया, एक एक दीवार, एक एक छत की पेंट, वो कह लीजिए फॉल सीलिंग से लेकर टाइलिंग, हर चीज बदल दी। आपके पास सबूत नहीं है, आप अब कुछ नहीं कर सकते, वो दफन हो चुके हैं। तो आपको पता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते। भारत में अभी इस चीज को सुधारने के लिए मुंबई में 20 मोबाइल वैन्स फॉरेंसिक की लगाई गई हैं। भारत सरकार ने फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्सेज शुरू किए हैं, इंजीनियरिंग में भी ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें भविष्य में आपको फायदा देंगी, लेकिन भविष्य में मतलब आपको 5 साल के बाद इन सब चीजों का अंतर दिखाई देना शुरू होगा। काम अभी शुरू हो गए हैं, इंजीनियर्स पास आउट होकर के काम पर लग गए हैं, लेकिन अपनी सिस्टम में जगह बना करके और जूनियर्स के साथ एक सिस्टम खड़ा करने में 5 साल और लगेंगे, और तब आपको इन सब चीज़ों की मतलब एक तरीके से प्रॉफिट दिखाई देगा। सेंट्रल क्राइम लैब्स बनाई गई हैं, सेंट्रल क्रिमिनल डेटा बनाया गया है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम और इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाई गई हैं। और अभी आपको विभिन्न राज्यों में विभिन्न लॉज हैं रिगार्डिंग क्रिमिनल जस्टिस, उन सबको सुतार के एक करना है। बहुत सारी पुलिस लॉज फर्क हैं, उनको ठीक करके स्ट्रीमलाइन करके एक करना है। बहुत सारे इन 70 सालों में चीज़ों को अपनी सुविधा के हिसाब से इतना तोड़ मरोड़ दिया गया ना, उसको उन उलझनों को, चीज़ों को सुलझा करके स्ट्रीमलाइन करना अपने आप में काम है। होम मिनिस्ट्री इज नॉट स्लीपिंग इन द नाइट, दे आर वर्किंग नाइट एंड डे। आप सोचिए 1860 के कानून चल रहे हैं यहाँ पर, और एकदम से आप कुछ लोग कहते हैं कि नष्ट कर दो, आपको उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह जब चोरी की रपट लखाने कोई बंदा आएगा तो कौन से लॉ में लिखाएगा?
आपको सिर्फ उसे चेंज नहीं करना, एक एक पुलिस थाने में उस चीज को सिखाना है, समझाना है, उसकी प्रैक्टिस करानी है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट डजंट हैपन। कानून बिल्कुल। आप एक दिन में बना सकते हैं, लेकिन एक एक पुलिस थाने में उस कानून को पहुंचाने और ठीक धाराओं में लागू कराने में समय लगता है। और आज तक क्या है, एक कौम विशेष को आप क्या करते हैं, हल्की धाराएं लगाते हैं, जानबूझ के लगाते हैं, सबूत मिटाते हैं, केस को लिक्विफाई कर देते, वाटरशेड कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं जिनको अब आपको ठीक करना है। इसमें खाली एक जज का दोष नहीं है, पूरा पुलिसिंग आपको ठीक करना पड़ेगा। वकील डेट पे डेट, ये सारी चीजें। एक हम सुन रहे थे कि भाई 3 महीने में आपको कोर्ट में केस जाने के बाद उसको कर देना है, 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है, 15 दिन में करीब करीब वो पूरा केस तैयार करने के लिए वकील को मिले और 3 महीने के अंदर जजमेंट आ जाए। आप बैक टू बैक उस केस को सुनिए ना, आधा घंटा इस केस को सुनेंगे, आधा घंटा उस केस को सुनेंगे, कोई सीरियल थोड़े देखते हैं। सुबह से शाम तक एक केस को सुनिए और फैसला दीजिए। कई तो ओपन शट होते हैं। वो सारी चीजें ठीक करने में ये एक एक चीज को इतनी बार तोड़ा मरोड़ा गया है, या आपको कभी कभी सिरा नहीं मिलता कि कहाँ से शुरू कर। अभी समय पॉइंट लगेगा। टेकन, और पॉइंट ये टेकन, हर्डल पॉइंट टेकन कि ये सारा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम गला सड़ा हो चुका है, बिकॉज कांग्रेस ने अपने हिसाब से इस पूरे सिस्टम को पूरा तोड़ के इसको इतना कॉम्प्लेक्स बन गया है। ये चाइनीज बुगाटी बन गई है। ये समझ नहीं आता ये बुगाटी शुरू कहाँ से होती है और ख़त्म कहाँ होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अभी जो हमारा करप्ट चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चाइना से अभी पैसे लेकर आया है, ये कंफर्म न्यूज़ है। 5 दिन के लिए यहाँ पर 5 दिन लग गए पैसे इकट्ठे करने में। वो अभी भाग गया है। वफ के ऊपर उसने बोल दिया कि मैं जजमेंट नहीं दे सकता, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, अगले वाला करेगा। और हो सकता है कि मोदी जी ने खेल भी कर दिया हो, राहुल गांधी के सामने बैठकर खेल करवाया है। भाई मीटिंग हुई किन की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द बिगेस्ट थीफ ऑफ द कंट्री राहुल गांधी, और साथ में हमारे राष्ट्रवादी मोदी जी। अब उसके बीच में मोदी जी ने कैसे बात करी होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी कहीं बाहर दिखे नहीं हैं, क्योंकि नहीं तो दांत पीसते हुए पजामा डालकर चप्पल डालकर पार्लियामेंट में जाता हुआ वो राहुल गांधी जो जाते ही सो गया था, वो दिखा नहीं है, कोई स्पीच भी दिया नहीं है। समझ सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसा है मोदी जी ने जो उसके कान में बोल दिया है चीफ जस्टिस के सामने, इसलिए राहुल भी भाग गया, चीफ जस्टिस भी भाग गया, जजमेंट नहीं दिया है। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर ऑल्सो। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। वी अंडरस्टैंड वन थिंग फ्रॉम यू। आज जो निष्कर्ष है कि इन जजेस के पास प्रेशर भी है पॉलिटिकल, अपनी फैमिली को बचाने का प्रेशर भी है, क्योंकि सामने वाला दंगे भी करता है और ये करप्ट भी है। तीनों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद ये चाइना में पाए जाते हैं, यहाँ पर पैसे इकट्ठे करते हुए। तो ये चक्कर है जिसके कारण ये सारे काम होते हैं जजमेंट्स के खिलाफ। अब क्या ये सिस्टम चेंज होगा, ये मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं या थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस जो जिसको हम बोलते थे न्याय का मंदिर, जो भी अन्याय का मस्जिद बन चुकी है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट भी, इसको दोबारा से न्याय का मंदिर आप बनाइए। पट्टी तो हमने उतार दी न्याय की देवी के ऊपर, मुझे नहीं समझ आती कि कब वो तलवार लेके करेगी सामने वालों को देखकर, वो ये देखेगी नहीं कि सामने हिंदू है कि मुसलमान है, बस तलवार चलाएगी। उस दिन का इंतजार हमें भी रहेगा। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय सिया राम।